हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल के बारे में। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल का मतलब होता है अम्लीय मृदाओं के सुधार के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था एसिडिक सॉइल की डेफिनेशन बताई थी। उससे जो आपके टॉपिक जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल मींस अम्लीय मृदाओं का सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं जिससे अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ जानने वाली बातें उन पर हम गौर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अम्लीय मृदाओं को क्यों सुधारा जाता है, तो देखिए जानते हैं कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। कितना होता है? अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। लेकिन यदि हम जो भी आपकी जो आपकी क्रॉप होती है उनको ज्यादातर जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वह लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य, ज्यादातर या 6 से 7 के मध्य जो है आपकी क्रॉप जो है ग्रो होती है ज्यादातर। ठीक है, मैक्सिमम क्रॉप। अब देखिए इनके लिए इस पीएच मान की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमें इस पीएच मान की रिक्वायरमेंट होती है तो जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वह प्रोडक्शन पूर्ण रूप से नहीं होगा। यानी कि मृदाएं जो है वह सारे इनपुट्स लगाने के बाद हमें मृदाएं जो है अच्छा आउटपुट नहीं देती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम रिक्लेमेशन करते हैं किसका? एसिडिक सॉइल का। ठीक है, अब एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए या रिक्लेमेशन करने के लिए हम कई विधियों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि सबसे पहले तो हम कुछ चीजों पर, जैसे आपने जैसे सुना भी होगा कि जो आपकी अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाइम का प्रयोग करते हैं। मींस जो भी आपके लाइमिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी आपके चूना द्रव्य होते हैं उन पर उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चूना द्रव्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, या यूं कह लें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके कई प्रकार के होते हैं। लेकिन चूना द्रव्य को जानने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है और आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में डायरेक्टली, और आपका जो पेपर होगा वह भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। अभी तक जितनी भी खबर है कि जो आपके विषम सेमेस्टर के जितने भी आपके छात्र हैं उनकी परीक्षाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगी, और जो सम सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी वह सब्जेक्टिव होंगी। ठीक है, तो देखिए रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल में जो आपका पहला आता है उसको हम कैसे करते हैं कि यदि आपकी मृदा अम्लीय है तो उसमें हम ऐसी क्रॉप को ग्रो करें। लाइमिंग मटेरियल से पहले की बात कर रहे हैं, बात करेंगे लाइमिंग मटेरियल पर, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना। अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना, अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना या ग्रो करना, फसलों को उगाना। इसे हम इंग्लिश में लिखे हैं तो लिख सकते हैं एसिड टॉलरेंट क्रॉप। एसिड टॉलरेंट क्रॉप, ग्रो एसिड टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि ऐसी फसलों को उगाएं जिन पर जो कि अम्लीय भूमियों में अच्छी तरीके से उग जाती हैं। ठीक है, अब इनको उगाने के लिए इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। क्या होती है? इसकी 3 कैटेगरी होती है। तो वह कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पर आता है आपका हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप, हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप, हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप। उसके बाद मीडियम एसिड टॉलरेंट क्रॉप, मीडियम एसिड टॉलरेंट क्रॉप, और नंबर 3 पर आती है आपकी लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, तो जो आपकी ये मृदाएं होती हैं और इन मृदाओं के हिसाब से ये जो आपकी क्रॉप्स होती हैं इनको हम इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए बात करते हैं कि आपकी हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं जिनको हम ग्रो करके अपनी अम्लीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यदि वह कम मात्रा में है तो। क्रॉप एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं जिनका प्रयोग करके हम जो है अपनी मृदा को सुधार सकते हैं, और लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप होती है उनका नाम है नंबर 1 पर राइस, टी मतलब चाय,
राइस मतलब धान या चावल, टी, और इसके अलावा आपका पर्ल मिलेट, क्या है, पर्ल मिलेट, ठीक है। और देखिए मीडियम टॉलरेंट क्रॉप जो होती है आपकी, वह है आपकी मसूर, ग्राउंड नट और सोरघम। कौन सी, मसूर, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मसूर, ग्राउंड नट और सोरघम मतलब ज्वार, सोरघम, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप है वह है अरहर सोयाबीन क्रॉप। अरहर, अरहर यानी कि जैसे हम तुरभी बोलते हैं, अरहर और सोयाबीन क्रॉप, ठीक है, सोयाबीन। तो देखिए जो आपकी हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप होती है वह कौन कौन सी होती है। हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप में आपकी राइस आती है, टी आती है और पर्ल मिलेट आती है, यानी कि बाजरा, टी मतलब चाय, राइस मतलब धान या चावल कह सकते हैं। मीडियम एसिड टॉलरेंट क्रॉप मसूर, ग्राउंडनट और सोरघम होती है, ठीक है। लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप में अरहर, जिसे हम तुरभी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम कैजानस कजान होता है। सोरघम बाई कलर, सोरघम का साइंटिफिक नाम सोरघम बाई कलर होता है, ठीक। सोरघम का सोयाबीन का ग्लास मैक्स होता है, ग्राउंडनट का अरेक साइकोजिया होता है, और मशहूर, कभी बात करेंगे जब टाइम मिलेगा, कभी ग्राउंडनट की खेती के बारे में, सभी खेती के बारे में बात करेंगे, कल्टीवेशन, मसूर, टी, पर्ल मिलेट, ये इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी पुराने आपके पिछले सेमेस्टर में। इसके बाद नंबर 2 पर आता है यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, तो इसको साफ कर देते हैं। अगला नंबर है यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, उससे जो आपका वेस्ट पदार्थ निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को या अपनी मृदा का सुधार कर सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी कि जितना भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, यानी कि औद्योगिक, जितनी भी आपकी औद्योगिक कंपनियां होती हैं, उनमें जो भी आपका वेस्टेज पदार्थ होता है, वेस्टेज मटेरियल होता है, जितना भी आपका ऐसा पदार्थ जो कि बाहर फेंकने के लिए होता है, उसका प्रयोग करके हम अपनी मृदाओं को सुधार सकते हैं। तो हम कैसे सुधारते हैं, उसके लिए देखिए कि वह कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जैसे स्टील मिल स्लज होता है, स्टील मिल, नंबर 1 स्टील मिल, यानी कि जो आपकी स्टील की मिल होती है, स्टील मिल स्लज, ठीक है, स्टील मिल स्लज होता है। उसके अलावा लाइम स्लज होता है, लाइम स्लज, लाइम स्लज होता है। और लाइम स्लज के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री वेस्टेज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वेस्टेज, जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल होता है उसका प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा पेपर मिल वेस्टेज होता है, पेपर मिल वेस्टेज, पेपर मिल वेस्टेज। तो ये सभी पदार्थ जो है आपके, इन सभी पदार्थों का प्रयोग करके हम अपनी मृदा को सुधार सकते हैं। ये जो है आपके पदार्थ हैं, जैसे स्टील मिल स्लज, स्टील की मिल से निकलने वाला जो आपका दूषित पदार्थ होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लाइम स्लज, और जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री वेस्टेज है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और पेपर मिल वेस्टेज है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हमारी मृदाओं का सुधार हो सकता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कुछ इस प्रकार से कि इसमें से इंडस्ट्रियल वेस्टेज कौन सा है, तो इसमें से किसी एक का जो है नाम दे दे और 3 कोई अन्य दे दे, ठीक है, तो उसमें से देख लेना। और इस प्रकार से, तो ये तो हो गया आपका दूसरा सुधार। और नंबर तीसरे पर आता है आपका बेसिक उर्वरकों का प्रयोग, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग, बेसिक मतलब क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग, जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ठीक है। तो यदि हम बेसिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं यानी कि क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी अम्लीय मृदा जो होगी वह सुधर जाएगी, उसका सुधार हो सकता है। अब वह बेसिक जो आपके उर्वरक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेसिक स्लैग होता है, एक होता है बेसिक स्लैग, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा रॉक फॉस्फेट का, रॉक फॉस्फेट और बेसिक स्लैग, ये जो है आपके बेसिक उर्वरक आते हैं। देखिए अम्लीय मृदा के बनने के कारण में हमने आपको बताया था
कि जो आपकी अम्लीय मृदा होती है उसके बनने के कारण में एक कारण हमने बताया था कि लंबे समय से अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना। तो जब लंबे समय से अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। तो उनको सुधारने के लिए हम क्या करें, बेसिक उर्वरकों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो शायद है कि हमारी मृदाएं सुधर जाएंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट उसका प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, बेसिक स्लैग का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके उर्वरक हैं, बेसिक स्लैग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आता है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। और रॉक फास्फेट के अलावा कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे कैन या जिसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, CAN जिसे कैन बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। किसके लिए, बेसिक उर्वरकों का प्रयोग, यानी कि यह जो है आपका कैसा उर्वरक है, क्षारीय उर्वरक है। ठीक है, बेसिक स्लैग का यदि आपसे कभी भी हो सकता है कि इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो 2CaSiO3 होता है। क्या होता है, 2CaSiO3, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं किसमें। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि आपके निम्न में से क्षारीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं। तो निम्न में से क्षारीय उर्वरक, या फिर जो पूछ ले कि निम्न में से क्षारीय उर्वरक कौन सा है और इनमें से किसी एक का नाम दे दे, और कोई 3 उर्वरक ऐसे हों जो कि आपके अम्लीय हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग, रॉक फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ ऐसी बातें जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे आपसे जो कि आपका लाइनिंग मटेरियल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम क्षारीय मृदा की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं कि भूल जाते हैं कि अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है या क्षारीय मृदा सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब छुआ तब चुआ, जब छुआ तब चुआ। तो जा से आपका जिप्सम होता है, जा से आपका जिप्सम होता है, और छू से आपका क्षारीय हो गया। क्या, क्षारीय। तो जा से जिप्सम और छा से क्षारीय, यानी कि जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम क्षारीय मृदा सुधारने के लिए, और चू से आपका चूना, और आ से अम्लीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो भी आपके चूना द्रव्य होते हैं, यानी कि लाइमिंग मटेरियल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मुख्यतः लाइमिंग मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जो आपका आता है CaCO3, यानी कि CaCO3, इसे हम कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम लाइम स्टोन, कैल्शियम लाइम स्टोन, या फिर हिंदी में है जिसे हम खड़िया, खड़िया या चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया या चूना पत्थर भी कहते हैं। तो इसी को कहते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार से एक सूत्र के माध्यम से ही आपसे पूछ ले कि खड़िया या चूना पत्थर का सूत्र है, तो उसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, दूसरा आता है आपका CaO, CaO, यानी कि ये होता है आपका अनबुझा चूना। कैसा, अनबुझा चूना, यानी कि बुझा हुआ नहीं है, अनबुझा चूना। ठीक है, अब इसी को, अनबुझे चूने को हम कह सकते हैं जला हुआ चूना। कैसा कह सकते हैं, जला हुआ चूना। ठीक है, अब नंबर 3 पर आता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो अब ये बनते कैसे हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, ये 3 जो है आपके मुख्य लाइमिंग मटेरियल है, लाइमिंग मटेरियल है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मृदा सुधारकों का उपयोग करते हैं। मृदा सुधारकों के उपयोग में जैसे आपका लाइमिंग मटेरियल आता है, लाइमिंग मटेरियल का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें आपका पहला आता है CaCO3। तो ये घिसा हुआ चूना पत्थर होता है,
ये कैसा होता है इसके बारे में लिख लेना कि ये जो है आपका घिसा हुआ, ये घिसा हुआ चूना पत्थर होता है, ये घिसा हुआ चूना पत्थर होता है। कैसा होता है? घिसा हुआ चूना पत्थर होता है। घिसा हुआ चूना पत्थर होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा दोनों से अधिक होती है। इसमें जो है आपकी कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह दोनों से अधिक होती है। दोनों का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस मींस अनबुझे चूने और बुझे हुए चूने, दोनों चूनों से इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में, या खड़िया पत्थर या चूना पत्थर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि पूछ ले कि कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा किस लाइमिंग मटेरियल में पाई जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा आपके कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया पत्थर या चूना पत्थर में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब देखिए दूसरा जो है आपका वह आता है CaO। CaO, तो CaO का मतलब अनबुझा चूना, इसे हम कह सकते हैं अनबुझा चूना। अब ये बना कैसे अनबुझा चूना? CaO के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जब हमने क्या किया, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट था ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट से यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकल जाती है, तो जो ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है इसे हम जलाते हैं, और जलाने के बाद जैसे ही हम इसको जलाते हैं, तो किसको जलाते हैं? CaCO3 को। तो जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही बाहर निकलती है तो हमारे पास बचता है CaO। क्या बचता है? CaO बचता है, यानी कि अनबुझा हुआ चूना बचता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? CaO प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो ये CaCO3 बन जाता है। तो जब CaCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा CaO ही बचता है। ठीक है, तो अनबुझा हुआ जो चूना होता है उसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। ठीक है, तो बनता कैसे है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने के बाद उससे CO2 विस्थापित हो जाती है, मींस अलग हो जाती है, और उसके बाद हमें CaO प्राप्त होता है। ठीक है, नंबर 3 पर आता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। क्या आता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से CaO बना, यानी कि खड़िया पत्थर जो घिसा हुआ पत्थर था उससे तो आपका अनबुझा हुआ चूना बना, जिसे हमने जला दिया, और जलाने के बाद हमें जो चूना प्राप्त हुआ उसे हमने बुझाया नहीं, जला दिया, और जलाने के बाद हमें जो चूना प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं अनबुझा चूना, जिसका सूत्र होता है CaO। और जब यह जले हुए चूने को जब हम बुझाते हैं, यानी कि CaO को यदि हम बुझाते हैं, तो बुझाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं? CaO को यदि हम बुझाएंगे तो हम किसमें बुझाएंगे? जल में। तो इसमें जो जल होता है वह इससे क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बना देता है। तो इसे ही हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये आपका जो CaOH होता है यह जल के साथ अब क्रिया करके CaOH बना देता है, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो आपका जला हुआ चूना या अनबुझा चूना होता है वह किससे क्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है? तो जल से क्रिया करके बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। तो ये तीन जो है ये आपके मुख्य लाइमिंग मटेरियल है। कौन कौन से? CaCO3 संगमरमर या खड़िया पत्थर या चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, संगमरमर या खड़िया पत्थर कहते हैं। और इसके अलावा CaO यानी कि अनबुझा चूना, और बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इनके सूत्र को याद कर लेना। और उसके अलावा जैसे आपके नंबर 4 पर इसमें एक डोलोमाइट आता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट में ये भी आपका एक लाइमिंग मटेरियल होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट, तो इसमें जो है आपके कैल्शियम की सॉरी मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि कोई ऐसा लाइमिंग मटेरियल बताइए कि या निम्न में से कौन सा लाइमिंग मटेरियल ऐसा है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो वह आपका लाइमिंग मटेरियल है कौन सा? डोलोमाइट। कौन सा है? डोलोमाइट है। ठीक है, उसके अलावा जैसे डोलोमाइट के अलावा आपसे पूछ ले कि इसके अलावा जैसे पांचवा आता है आपका खड़िया चाक। चाक,
तो चाक का प्रयोग करके भी हम जो है अपनी जो आपकी लिखने वाली जो चाक होती है उसमें चूना ही होता है, तो उसका प्रयोग करके भी हम अपनी अपनी अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। तो डोलोमाइट का प्रयोग करके हम अपनी अम्लीय मृदा सुधार सकते हैं, खड़िया चाक का प्रयोग करके, खड़िया पत्थर का प्रयोग करके, और लाइमस्टोन यानी कि जो आपका चूना पत्थर होता है CaO CO3 CaCO3 CaO और CaOH का होल ट्वाइस CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो ये कुछ इस प्रकार से इनके सूत्र हैं जिनको आप जान लें तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको परीक्षा देने में, ठीक है। तो अब देखिए ये तो थे आपके कुछ लाइमिंग मटेरियल। अब लाइमिंग मटेरियल को कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और इनकी दक्षता क्या होती है, मींस इनकी क्षमता क्या होती है, इनके काम करने के आधार पर इनकी क्षमता क्या होती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इनकी क्षमता जो है वह भी अलग अलग होती है। इफिशियंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल के बारे में यदि हम बात करें, इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल, क्या एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल, एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल मींस जो आपका चूना द्रव्य होता है उसका एफिशिएंसी मतलब उसकी दक्षता क्या है। तो उसकी दक्षता क्या है वह जान लेते हैं। तो निम्न इसकी जो दक्षता होती है वह निम्न कारकों पर निम्न कारकों के हिसाब से जो है प्रभावित करती है। तो उसमें कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो होता है इनका उदासीनीकरण मान, इसका चूना द्रव्य का उदासीनीकरण मान, उदासीनीकरण मान। और दूसरा होता है नंबर 1, नंबर 2 होता है चूने की शुद्धता, और नंबर 3 पर होता है चूने की महीनता, ठीक है। चूना द्रव्य का उदासीनीकरण मान, चूने की शुद्धता और चूना द्रव्य की महीनता, यह जो है हमारे इफिशियंसी, हमारे चूना द्रव्य की इफिशियंसी पर निर्भर, इफिशियंसी को दर्शाते हैं। किस प्रकार से जो आपका चूना द्रव्य होता है इसका उदासीनीकरण मान क्या होता है वह हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए एक चीज आपने सुनी होगी CCE यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यानी कि इसका पूरा नाम होता है किसका, CCE का पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या करता है, किसी चूना द्रव्य का मूल्यांकन उसके एक इकाई भार द्वारा उदासीन की गई अम्लता के आधार पर किया जाता है। किसी भी चूना द्रव्य का उदासीनीकरण मान उसके एक इकाई भार द्वारा उदासीन की गई अम्लता के आधार पर किया जाता है। इसमें हम मानक मानते हैं किसको, CaCO3 को। किसको मानक मानते हैं, CaCO3 को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को मानक माना जाता है। इसी को मानक माना जाता है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को आधार मानकर हम इसकी अदक्षता को ज्ञात करते हैं। तो कुछ जो आपके लाइमिंग मटेरियल है उनके उदासीनीकरण मान को डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनीकरण मान कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनीकरण मान 100% या 100 होता है। और जो है आपका यह जो है आपके यूपी कैटेट में पूछ लिया गया था। कब पूछ लिया गया था, यूपी कैटेट में पूछ लिया गया था कि जो आपका लाइमिंग मटेरियल होता है कौन सा लाइमिंग मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका उदासीनीकरण मान क्या होता है। तो उसका उदासीनीकरण मान 100 होता है, ठीक है। तो चूना द्रव्य का उदासीनीकरण मान भी हमें प्रभावित करता है किसकी, हमारी दक्षता मींस हमारी इफिशियंसी को, यानी कि चूना के इफिशियंसी को भी प्रभावित करता है। चूने की शुद्धता, अब इसके हम उदासीनीकरण मान अभी हम आपको सभी लिखा देंगे, पहले समझ लेते हैं। चूने की शुद्धता, देखिए जितना शुद्ध आपका मटेरियल होगा उतनी हमें उसकी आवश्यकता कम होगी और जो है उतनी ही जल्दी आपकी जो मृदा अम्लीय है उसको सुधार देगा। और चूने की महीनता का मतलब है जितना हमारा चूना जो होगा वह, जितना आपका लाइमिंग मटेरियल है वह जितना महीन होगा, जितना भी वह महीन होगा उतना ही वह मृदा के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा और जितना मृदा के कण उससे ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे। और जब मृदा के कण ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा कि उसमें ज्यादातर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वह अलग अलग बैक्टीरिया उसमें जो है अपनी एक्टिविटी करेंगे। और जब अलग अलग एक्टिविटी करेंगे तो एक्टिविटीज के बाद क्या होगा कि
जो हमारी मृदा है या जो आपकी इफिशियंसी है वह घटेगी या बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से जो है यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपके उदासीनीकरण मान होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सभी लाइमिंग मटेरियल के उदासीनीकरण मान अलग अलग होते हैं और इनको जान लेना, और हो सकता है लगभग हमें ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जो है आपके लगभग आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा कि CaCO3 का उदासीनीकरण मान कितना होता है, तो 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। CaO का उदासीनीकरण मान 179 होता है। कितना होता है, CaO मतलब अनबुझे चूने का उदासीनीकरण मान 179 होता है, और बुझे हुए चूने का उदासीनीकरण मान 136 होता है। कितना होता है, 136 होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने सुना होगा डोलोमाइट, जो कि हमने अभी आपको बताया था, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, CO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डोलोमाइट। तो इसका जो उदासीनीकरण मान होगा वह कितना होगा, 109 होगा। कितना होगा, 109 होगा। और इसके अलावा MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका उदासीनीकरण मान 119 होता है। और इसके अलावा CaSiO3 इसका उदासीनीकरण मान 86 होता है। CaSiO3 यह आपका बेसिक स्लैग, जो कि हमने आपको अभी पहले बताया था, बेसिक स्लैग का फॉर्मूला होता है क्या, CaSiO3। यह आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसका उदासीनीकरण मान 119 होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला CaMgCO3 का उल्टा होता है, इसका उदासीनीकरण मान 109 होता है। और बुझे हुए चूने का उदासीनीकरण मान 136 होता है। और आपके अनबुझे चूने का जो आपका उदासीनीकरण मान होता है वह 179 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनीकरण मान कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ उदासीनीकरण मान थे। और यहाँ पर जो है रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल का जो आपका टॉपिक था वह कंप्लीट होता है। लगभग यहाँ से ही आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और टोटल के टोटल यहीं से बनेंगे, जितना भी आपका होगा इतने में से ही आपके टोटल क्वेश्चन फंस जाएंगे एसिडिक सॉइल के बारे में। ठीक है, अब एसिडिक सॉइल में हम देखेंगे यदि कुछ रहता है तो हम आपको, अच्छा थोड़ी सी चीज रह गई वो हम जल्दी से आपको कवर करा देते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि खासतौर पर सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता था, और हो सकता है कि इसमें भी पूछ ले कुछ अलग से टर्म बना करके, कि जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम का प्रयोग हम क्षारीय मृदा सुधारने के लिए करते हैं। जिप्सम का सूत्र CaSO4 का होल CaSO4 इंटू 2H2 होता है। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और जल। CaSO4 इंटू 2H2 होता है, तो ये जिप्सम का सूत्र होता है। तो देखिए जितने भी हमने आपको लाइमिंग मटेरियल बताए उसमें कैल्शियम पाया जाता था। कैल्शियम यहाँ भी पाया जाता है और कैल्शियम आपके लाइमिंग मटेरियल में भी पाया जाता है, और कैल्शियम का प्रयोग करके ही हम अपने अम्लीय मृदा को सुधारते हैं। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम पाया जा रहा है तो इसका प्रयोग हम क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए क्यों करते हैं, या यूं पूछा जाता है कि जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधारने के लिए क्यों करते हैं, या फिर जिप्सम को हम लाइमिंग मटेरियल या चूना द्रव्य क्यों नहीं मानते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्या, कि यदि हम CaSO4 को हम यदि अपनी अम्लीय मृदा में डालते हैं तो वह H2O के साथ क्रिया करके H2SO4 को बना देता है। क्या बना देता है, H2SO4 का रिलीज कर देता है। और H2SO4 आपको पता है यह सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है, यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, H2SO4 को बना देता है, जो कि आपका एक प्रकार का तेजाब होता है। और यह जो है खुद में यह स्वयं ही एक अम्ल है, तो इससे हमारी भूमि पुनः अम्लीय ही होगी। तो इससे हमारी जो मृदा है वह अम्लीय हो जाती है और ज्यादा अम्लीय हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग, इसलिए जिप्सम का प्रयोग हम अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए नहीं करते हैं, भले ही इसमें कैल्शियम पाया जाता हो। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। तो जानकारी के लिए हमने ये चीज आपको बता दी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यदि इतना सफिशियंट लग रहा हो, और लगभग हम आपके पेपर से पहले सभी वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और यदि आप किसी प्रकार की क्वेरी है तो प्लीज चैनल पर हमें कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर इसको ज्वाइन कर लें। और वहां पर हम आपको PDF या फोटोज के माध्यम से उसको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसका भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वहीं पर टेलीग्राम पर।
तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी पेपर देने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।